इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको जो है इस तरह लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। इसमें क्या है कि जो प्रपोज्ड कोई स्कीम है, प्रस्तावित परियोजना, प्रपोज्ड स्कीम, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बनने के बाद किस पर, इन्वायरमेंट में, इसमें वही पता किया जाता है। ठीक है ना, ये पता किया जाता है कि भाई ये रोड बनने जा रही है, इसके लिए पेड़ जो काटे जा रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पे, कितना CO2 का, कितना ग्रीन हाउस गैसेस का, इसी को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो 1970 यूएसए में सोचिए, वहाँ पहले से ही चल रहा है, ठीक है ना। और इंडिया में ये 1976-77 इसकी स्टार्टिंग की गई, ठीक है ना। और फिर 1980 में जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे सभी के लिए इसको कंपलसरी कर दिया गया। ये आपसे पूछा जाएगा शुरुआत कब हुई, 76-77 में, और फिर जितने भी प्रोजेक्ट बनने थे और ख़ास तौर से बड़े प्रोजेक्ट, उन सभी के लिए हो गया कंपलसरी कि उसका EIA करवाया जाए। क्या, EIA, ये शॉर्ट में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको इसमें लाया गया। माइनिंग, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब लगाई जा रही हों अगर। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसमें कोयला यूज़ होता है आपका, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी इसमें आएगा आपका, और रिवर वैली स्कीम्स जिसमें डैम वगैरह बनते हैं, उसमें भी तो डिफॉरेस्टेशन बड़े लेवल पे करना पड़ता है कई बार, है ना, वो भी इसमें आ जाएंगे आपके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे, ये भी प्रोजेक्ट अगर है तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाएगा। एयरपोर्ट्स, न्यू सिटीज, पोर्ट्स एंड हार्बर, बंदरगाह वगैरह, इन सभी को बोल दिया गया है कि पहले अब इसको भेजा जाएगा, उसका EIA निकल कर आएगा, और अगर वो ज़्यादा नुकसान कर रही तो फिर उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। ये है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हमें इसमें से कुछ देखनी है स्कीम्स कि आखिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, जिसकी वजह से इनको हम EIA के थ्रू लाते हैं। तो सबसे पहले एक स्कीम है आपकी मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसमें बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं आपको। और ये मल्टीपर्पज़ क्यों कहा जा रहा है इसका, बताइए। अरे मल्टीपर्पज़ होगा तभी तो मल्टीपर्पज़ कह रहे हैं। क्या है मल्टीपर्पज़ में, क्या कौन से पर्पज़ हो सकते हैं? एक तो हाँ, दूसरा सबसे मेन है, उसको आपको बताना है, इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन, हाँ वही चीज़, उसी के लिए सब है ना। कहीं कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी है, सारी चीज़ों के लिए, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। वहाँ पे फिशरीज़ भी किया जाता है। ये इनका क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, देखिए।
एक तो बहुत बड़ा वाटर कैचमेंट एरिया गायब हो जाता है ना। कैचमेंट एरिया जो होता है जहाँ से नदियों को पानी मिलता है, वो पानी अब कहाँ पर चला आएगा, इसमें आपका जो डैम बनाया जाएगा, तो कैचमेंट एरिया ख़त्म होने लगता है। ठीक है। दूसरा है कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर आपका डैम बनाया जाएगा वो वाटर लॉक्ड हो जाएगा काफ़ी सारा, और ये जो पानी इसमें भरेगा, इस पानी की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा, तो ये बनाया गया है रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब कि जलाशय, जहाँ पे पानी को रोका जाता है डैम के लिए, है ना। तो वहाँ पर इसको रिजर्वायर की वजह से क्या होता है कि पानी का प्रेशर की वजह से यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी देखी जाती है, भूकंप के झटके आने लगते हैं कभी कभार, तो इसी को कहा जाता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, RIS। ये भी कई बार पूछा गया है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर फिर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, तो फिर क्योंकि भाई पहले बैलेंस था, सब कुछ वेट बैलेंस था, अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी रखा जा रहा है तो वेट तो बढ़ेगा ना, और उसकी वजह से रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, है ना, जलाशय जनित भूकंपनीयता वहाँ पर दिखाई देती है। फिर वाटर लॉगिंग होगी तो आपके मॉस्किटो से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो वहाँ पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत केयर वेयर नहीं होती है, पानी वानी भरा रहता है आसपास। फ्लोइंग वाटर हो तब भी ठीक है, रनिंग वाटर में आपका मॉस्किटो नहीं पनप पाता है ना, आपका जो स्टैटिक वाटर होता है उसी पे आपका मॉस्किटो पनपता है। ठीक है। उसके अलावा बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जहाँ पर डैम बनाना है, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है तो हटाना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन बड़े लेवल पर होता है, और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी बड़े लेवल पर होता है। ये सब इम्पैक्ट है जिसको EIA में देखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है बहुत सारे पेड़ पौधों के लिए, यानी वो उसी में पनपते हैं, वो और कहीं शायद ना पाए जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी तो है। या फिर जैसे मान लीजिए इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में 100 शेर, 100 हाथी और बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं। एक सेकेंड, ठीक है। इस जंगल में 100 हाथी, 100 शेर, बहुत सारे रह रहे हैं। अब डैम बनाने के लिए आपने इतना नेचुरल हैबिटेट उनका नष्ट कर दिया, तो डिग्रेड हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्ट में दिखाई देती है। जो भी मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आपको दिखाई देगा। उसके अलावा मान लीजिए वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है और डैम बनाना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो बड़े लार्ज नंबर पर आपका पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है जब कहीं पर बांध वगैरह हम लोग बनाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला इम्पैक्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो रिवर इकोसिस्टम होता है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। या तो इसका पानी रिवर में जाता है या फिर रिवर से आता है, दोनों चीज़ों पे पड़ता है। रोका जाता है ना पानी को, भाई इस किसी रिवर पे ही डैम बनाया जाता है, और रिवर का वाटर कैसा होता है, लोटिक होता है कि नहीं, और उस पे आगे रिजर्वायर बना के उसको लेंटिक बना दिया जाता है, तो इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। रनिंग वाटर की जो इकोसिस्टम वाले जो एनिमल्स और फ्लोरा और फौना होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा असर है ना। ये था मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट। अब जो माइनिंग वगैरह होती है, खनन, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कोयले का हो या फिर अदर ओर्स का हो, आयरन ओर्स का हो, एल्युमिनियम ओर्स का हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखना है। तो इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, तो जब माइनिंग होती है तो वहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, और वो वेस्ट आसपास में जो लैंड होता है वहीं पे डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है, ये याद रखिएगा, है ना।
क्योंकि जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को आसपास के लैंड में डंप कर दिया जाता है और वो वेस्ट जो है वहाँ पर जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको डिग्रेड कर देती है। सेकंड, आपका माइनिंग से क्या है, वाटर पोल्यूशन भी बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइनिंग में धुलनी पड़ती हैं। कोयला भी धुला जाता है, समझ रहे हैं ना, कोयले को भी धुलकर यूज़ किया जाता है, आयरन ओर्स को धुलना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो सरफेस वाटर है वो तो पोल्यूटेड होता ही है, इम्बाइबेशन से वही पोल्यूटेड वाटर जब ग्राउंड वाटर में चला जाता है तो ग्राउंड वाटर भी आपका पोल्यूटेड हो जाता है। एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके अलावा बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और एयर में फैल जाते हैं, यानी ये एयर पोल्यूशन भी फैलाता है। और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कल हमने देखा भी था, ठीक है। आसपास में अगर कोई रिजर्वायर है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे रिजर्वायर में जाकर सारी चीज़ें बैठने लगती हैं, सेडिमेंटेशन होने लगता है, रिजर्वायर की कैपेसिटी खत्म होने लगती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ये। और कई बार क्या होता है, जैसे अभी कहीं पर पता चला कि कोई फॉरेस्ट है, उसमें नीचे पता चला कि गोल्ड है, कोयला है, कुछ भी पता चलता है, तो उसको पहले डिफॉरेस्टेशन करना पड़ जाता है वहाँ पर। तो डिफॉरेस्टेशन बड़े लेवल पर होता है, और जब डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, वनों को काटा जाएगा, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा आपका, नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। बहुत सारी माइनिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं, वहाँ पर एक्सप्लोजन करना पड़ता है, तो इससे आपका नॉइस पोल्यूशन भी होता है। ध्वनि प्रदूषण ये भी मिलेगा आपको। फिर वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन है और पता चल गया है कि वहाँ पर अंदर नीचे कोई मिनरल है, उसकी माइनिंग करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, जो वहाँ का नेचुरल लैंडस्केप है वो चेंज हो जाता है, यानी पहले बढ़िया वहाँ पर जिस तरह का ऊपर से पिक्चर दिखाई देती थी वो बदल जाती है, तो लैंडस्केप चेंज हो जाता है वहाँ का। ठीक है, उसको कहते हैं प्राकृतिक भूदृश्य। ठीक है, यहाँ का ही बदल चुका है, कभी यहाँ पर खेत थे, जंगल थे, आज यहाँ पे मकान बन गए तो ऊपर से देखने में एक अलग, तो यही कहलाता है लैंडस्केप। तो जो नेचुरल लैंडस्केप क्या होता है, जहाँ पर बढ़िया वेजिटेशन हो, एनिमल्स हो, वो सब चेंज हो जाना है। ठीक है, जो कोल माइंस होती हैं अंडरग्राउंड वाली स्पेशली, तो वहाँ पर मीथेन गैस रहती है और इस वजह से आग लगने की घटनाएं बहुत होती हैं। कोल माइंस में ये सब बहुत रहता है, इसीलिए वहाँ बीड़ी वीड़ी पीना वर्जित रहता है। तो ये है माइनिंग का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो हम लोग थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यानी जहाँ पर कोयले का यूज़ होता है, वो कहलाते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जैसे आपका एनटीपीसी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए जो आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में क्या है, वहाँ कोयले का ही कंबक्शन किया जाता है ना, कोयला ही जलाया जाता है, तो डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, स्पेशली कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उसके अलावा आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, धूलकण, ये सब निकलते हैं और जिससे होता है आपका एयर पोल्यूशन। वो बात अलग है कि चिमनी में बहुत अच्छी सारे कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा दिए जाए तो ये एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। उसके अलावा फ्लाई ऐश, कोयला जलने के बाद जो बचती है वो फ्लाई ऐश इतनी हल्की होती है, हवा में उड़ती रहती है और उससे भी पोल्यूशन होता है। और या उसको कहीं पे डंप किया जाता है तो लैंड का क्वालिटी डाउन हो जाती है, इसीलिए उसको क्या किया जा रहा है, उससे रोड्स बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए ईंटें बनाए जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें की जा रही है। फ्लाई ऐश इसी में बहुत बड़े उसमें निकलता है। फिर यहाँ से अगर वाटर निकल रहा है, पोल्यूटेड वाटर, तो उस पोल्यूटेड वाटर से भी क्या होता है कि बहुत सारा
इम्पैक्ट दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कूलिंग वगैरह के लिए वाटर यूज़ किया जाता है, नॉर्मल वाटर, लेकिन वो इतना गर्म होता है और उसके बाद फिर जब उसको बाहर डाला जाता है तो जिस भी वाटर सोर्स में जाएगा इतने हाई टेम्परेचर का पानी पूरे इकोसिस्टम को ही बर्बाद कर देता है। हमने बताया ना, अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए टेम्परेचर तो किसी भी पॉन्ड में हो, लेक में हो, फिर मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर कूलिंग के लिए पानी वगैरह यूज़ किया जाता है। बॉयलर्स होते हैं, पता ही है आपको, उन्हीं बॉयलर से तो आपका टरबाइंस वगैरह चलता है ये। और अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़े एरिया में लग रहा है तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। ये इसके इम्पैक्ट हैं। यही कुछ इम्पैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए इसमें से कौन कौन सा इम्पैक्ट आपका इसका है, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वाकई में ये इम्पैक्ट नेगेटिव, और ये भी याद रखिएगा नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख लीजिएगा, है ना। मान लो उसमें लिखा हुआ कि इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, तो इसको हटा देना है फिर, वरना आप होगा कि सब सही है ना। अगर वो पूछे कि माइनिंग के लिए क्या क्या सही है तब तो ठीक है, अगर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसमें फिर पॉजिटिव वाले हटाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनकर आते हैं।